आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम जलवायु है। और हम लोग इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन करने के साथ साथ सभी विषयों का अध्ययन इसी तरह करेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, जो कि एकदम नया और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एक एक टॉपिक का अध्ययन बहुत ही बारीकी से किया गया है और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के भूगोल के चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जलवायु। इसका जो पहला टॉपिक है वह है मौसम और जलवायु। अब हम समझेंगे मौसम और जलवायु है क्या। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यानी जो मौसम है यह किसी विशेष समय में एक ही क्षेत्र के बारे में वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है, जबकि किसी विशाल क्षेत्र में दीर्घकालीन मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग ही जलवायु कहलाता है। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि मौसम का अर्थ ऋतु होता है, जबकि किसी स्थान के 30 से 40 वर्षों के मौसम को वहाँ की जलवायु कहते हैं। अब हम समझेंगे मौसम तथा जलवायु के तत्व, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यानी कि महीनों का जो औसत है, जो सभी 12 महीने हैं, इसे वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर बांटा गया है। अगला जो पॉइंट है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से विश्व के जलवायु प्रदेशों को 12 भागों में बांटा गया है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो कि 2 नंबर में हर वर्ष पूछता है। अब हम समझेंगे तापमान क्या है। ताप की माप करना तापमान कहलाता है। यानी ताप जो होता है, कितना मौसम गर्म है या ठंड है, उसकी माप करना ही तापमान कहलाता है। और जो वर्षण होता है, वर्षण मतलब वर्षा होती है, चाहे वह हिम के रूप में हो, हिमवृष्टि के रूप में हो या ओला के रूप में हो, यह वर्षण के अंतर्गत आता है। अगला इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायुवीय नियंत्रण। अब हम जलवायुवीय नियंत्रण के बारे में समझेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख रूप से 6 कारक हैं। अक्षांश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अक्षांश रेखाएं कौन होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन होती हैं, तुंगता या ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अक्षांश पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी हमारी जो पृथ्वी या गोल है, इसकी ऊर्जा की जो मात्रा है वह अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग होती है।
जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है पृथ्वी से ऊपर तो उसकी सघनता यानी उसका तापमान क्या होता है, घटता जाता है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी क्यों ठंडी होती हैं। तो इसका आंसर जो है इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडलीय जो होता है वायुमंडल की सघनता कम हो जाए तथा तापमान क्या होता है ऊपर जाने पर घटता है। पहाड़ियाँ जो होती हैं ऊपर होने के कारण वहाँ हमेशा ठंड होती है। अगला है तुंगता या ऊंचाई। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब होता है, कितनी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, किस तरह की पवनें चलती हैं, इसको ऊंचाई प्रभावित करती है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। यानी कि कितना अधिक तापमान होगा, कितना अधिक वर्षा होगा किस क्षेत्र में, यह ऊंचाई के अनुसार ही डिपेंड होता है, जो कि जलवायु नियंत्रण का कार्य करता। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। यानी समुद्र का जलवायु पर समकारी ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता। इसका अगला टॉपिक है वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र वहाँ के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी जो हवाएं होती है या पवन तंत्र होता है यह अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि जो ज़मीन है या स्थलाकृति है वह हम कहीं ऊंची है और कहीं नीची है। यह वायुदाब और पवन तंत्र पर निर्भर करती है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जो वायुदाब और पवन तंत्र है यह कहाँ पर अधिक ताप होता है और कहाँ पर वर्षा कम या अधिक होती है वह इस पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। यानी जो समुद्र के आसपास की जलवायु होती है वह तो वहाँ का तापमान ना तो अधिक होता और ना ही कम होता है। इसे महाद्वीपीय अवस्था भी कहते हैं। अब हम समझेंगे महाद्वीपीय अवस्था होती क्या है। अर्थात गर्मी में ना तो यह गर्मी में अधिक गर्म होता है और सर्द में अधिक ठंड रहता है, जिसे हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ये समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। यानी जो महासागरीय धाराएं हैं ये समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, जैसे गर्म और जो ठंडी जलधाराएं हैं। छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चावच लक्षण। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यानी जो ऊंचा भाग होता है यह भी वायु को, ठंड वायु हो या गर्म वायु हो, इसको प्रभावित करता है। जिस तरह से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्लास 9th के साथ 10th के विद्यार्थियों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांश। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इसके उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जिस तरह से भारत का जो नक्शा है इस तरह से बना है और इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गई है। इसके उत्तर में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है और इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत की स्थिति 8 अंश उत्तरी से 37 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच है, अर्थात इसका दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के समीप है। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि जो ये पृथ्वी है इसके बीचों बीच की जो रेखा इसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 अंश पर कर्क रेखा है।
यह जो कर्क रेखा इसके समीप पड़ती है, इसी के कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला पॉइंट है ऊंचाई, यानी ये भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांश पहला, दूसरा ऊंचाई। भारत भूमि सर्वत्र एक समान ऊंची नहीं है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं नदियाँ निकली हुई हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो मध्य एशिया यानी यूरेशिया, जिसे हम रूस का जो भाग है से आने वाली हवाओं से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ऊंचाई का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला है वायुदाब एवं पवन। भारत में वायुदाब का वितरण असमान है, यानी कहीं पर हवाएं तेजी से चलती हैं और कहीं पर हवाएं बहुत स्लो चलती हैं। भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, यानी भारत की जो जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं हैं वह इन पर निर्भर करती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। वायुदाब यानी जो हवाएं होती हैं यह कुछ समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और या तो चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण, ऊपरी यानी हिमालय पर्वत से कुछ हवाएं जो चलती हैं, या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो ये हमारा भारत का नक्शा है, इस नक्शा है ये जम्मू कश्मीर, इसके उत्तर से जो हवाएं आती हैं इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। एवं उष्णकटिबंधीय, और जो दक्षिणी से हवाएं चलती हैं ये दक्षिणी कटिबंध हवाओं से चक्रवात का निर्माण होता है। भारत, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनों वाले क्षेत्र में है, यानी जो ये जो विश्व का नक्शा है इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा निकलती है। इसके जो उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, इसके बीच में जो क्षेत्र हैं इसे व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र कहते हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं, यानी ये उत्तरी गोलार्ध से ही इनका जन्म होता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र आदित्य है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है, इसी के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं मतलब होता है कुछ धाराएं जो होती हैं बहुत तेज़ी से चलती हैं। इसकी विशेषता ये लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जेट धाराएं जो होती हैं ये कितने अक्षांशों पर चलती हैं या इन्हें और क्या कहा जाता है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के कारण ही उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ये हवाएं जो होती हैं इनसे वर्षा होती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ऋतुएं। भारतीय जलवायु की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर ऋतुओं का चक्र चलता रहता, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये ऋतुएं चलती रहती हैं। भारत में 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, यानी भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शीत ऋतु। इस ऋतु का समय, ध्यान से समझिएगा, इस ऋतु का समय मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक माना जाता है, यानी कि मध्य नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक शीत ऋतु भारत में माना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब
का क्षेत्र रहता है। यहाँ औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है। इस समय हिमालय के पर्वतीय भाग हिमपात होता है, यानी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हिम वर्षा होती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शीत ऋतु में वर्षा होती है। आंसर रहेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नंबर 2 ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब सूर्य उत्तर में जाना प्रारंभ कर देता है। भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होता है। इस ऋतु में तापमान अधिक होता है, यानी कि इस ऋतु में तापमान अधिक होता है, जिससे हमारे यहाँ गर्मी होना प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्म काल में धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, यानी मई के महीने में लू चलना प्रारंभ हो जाता है। इस ऋतु से वर्षा शुरू हो जाती है और इसी ऋतु से ही वर्षा शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती, यानी मानसूनी वर्षा कर्नाटक और केरल में शुरू हो जाती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूर्व मानसूनी वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रारंभ हो जाती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसीलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, जो कि मानसून का आगमन यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। यह ऋतु जून से सितंबर तक मानी जाती है। इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने से संपूर्ण भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। इस समय संपूर्ण भारत में घनघोर वर्षा होती है, यानी बिजली की गरज और चमक के साथ वर्षा होती है। अगला ऋतु है परिवर्तनीय मौसम, जिसे मानसून की वापसी कहते हैं, यानी कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो मानसून की जब वापसी होती है तो उसे हम परिवर्तनीय मौसम कहते हैं। यह मौसम अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब मानसून लौटता है तो उस समय आसमान एकदम साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्षा का वितरण। वर्षा के वितरण के आधार पर भारत को मुख्यतया 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यह जो लेसन है यह क्लास 10th में भी है और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पहला है अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसकी विशेषताएं, इसमें ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें जो क्षेत्र आते हैं निम्न गंगा का मैदान, असम और नागालैंड के तटवर्ती क्षेत्र आते हैं। अगला है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, जहां का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके प्रमुख जो क्षेत्र है मध्य गंगा का मैदान एवं उत्तरी पूर्वी पठारी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है साधारण एवं आर्द्र उष्ण क्षेत्र, जहां का तापमान कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ऐसे क्षेत्र तमिलनाडु, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी लावा क्षेत्र आते हैं। अगला है शुष्क एवं विषम जलवायु क्षेत्र, जहां वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है पश्चिमी राजस्थान। इसका अंतिम और 5वां प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी ठंडे क्षेत्र, जहां तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। हिमालय के पर्वतीय भाग इसके अंतर्गत आते हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, कश्मीर में लेह अत्यल्प वर्षा वाला क्षेत्र, यानी सबसे कम वर्षा लेह में ही होती है। अब हम समझेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु का जनजीवन पर प्रभाव, यानी मनुष्य के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भारत के जलवायु का प्रभाव विभिन्न भागों के लोगों के रंग रूप, खान पान और रहन सहन पर पड़ता है। एक पॉइंट है मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है, और यह भी कहा जाता है कि जो भारत है, भारत की जलवायु है, यह मानसून का जुआ है, और मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र, यानी मानसून पर ही भारत की खेती प्रमुख रूप से निर्भर करती है। जो लोग इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इसी तरह से चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।